प्लीज कंटिन्यू। जिस तरह से एयर करंट होता है, वाटर करंट होता है, उसी तरह से इलेक्ट्रिक करंट भी होता है। जैसे मैंने कहा एयर में एयर इज मूविंग, वाटर में वाटर इज मूविंग। इलेक्ट्रिक करंट में क्या मूव कर रहा है? इलेक्ट्रिक करंट में इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। सो इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू अ कंडक्टर। एक मीडियम भी चाहिए होगा इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने के लिए। So you have to be very clear first of all कि what are electrons। थोड़ा सा atomic structure revise कर लेते हैं। So everything around you is made up of matter. Matter is made up of atom. Atom is made up of subatomic particles. कौन से subatomic particles? This is nucleus. These are the shells around nucleus. Nucleus के अंदर क्या होता है? Protons होते हैं। Then you have neutrons. और उसके बाहर क्या होता है? उसके बाहर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कौन से इलेक्ट्रॉन्स? सो दीज आर द, नहीं ये कुछ अच्छा मजा नहीं आया। लेट मी मेक इलेक्ट्रॉन्स लाइक दिस। ओके, सो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ऐसे। इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द orbit. They keep revolving in the orbit. Okay, so what all things do you have in structure of atom? Again let us see. You have protons, you have neutrons जो कि न्यूक्लियस में है, and you have electrons जो ऑर्बिट में है न्यूक्लियस के बाहर and which are continuously moving. So it is this electrons which move in an electric current. तो electric current क्या है? Flow of electron through what? Through a conductor. Conductor मतलब क्या? वो सारे मटेरियल्स जो इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने देते हैं, दे आर नोन एज कंडक्टर। और वो सारे मटेरियल जो इलेक्ट्रॉन को फ्लो नहीं करने देते, दे आर नोन एज इंसुलेटर। कंडक्टर का बेस्ट एग्जांपल हो जाएगा मेटल्स। तो आप कोई भी मेटल ले लो, वी विल स्टडी थ्रू एक्टिविटीज ऑल्सो, पर आप कोई भी मेटल ले लीजिए, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, ऑल ऑफ देम विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इसीलिए हम उनको बोलेंगे कंडक्टर्स। ओके, नाउ ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लो तो करते हैं, पर कहाँ से कहाँ फ्लो करते हैं? सो दे आर फ्लोइंग फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव टर्मिनल। देखो हर एक सब एटॉमिक पार्टिकल का एक चार्ज है। तो जैसे मैंने आपको अभी यहाँ बताया था, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, तो इनके चार्जेस भी हैं। इलेक्ट्रॉन कैसे हैं? नेगेटिवली चार्ज हैं। प्रोटॉन्स कैसे हैं? पॉजिटिवली चार्ज है। न्यूट्रॉन्स का कोई चार्ज नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन्स जब फ्लो करेंगे, दे विल ऑलवेज मूव टुवर्ड्स द ऑपोजिट इलेक्ट्रोड, ऑपोजिट टर्मिनल। तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से कहाँ फ्लो करेंगे? इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे क्योंकि वो खुद नेगेटिव हैं, वो पॉजिटिव की तरफ जाएंगे। सो दे मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल। सो अभी तक हमने क्या सीखा है कि इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ फ्लो कर रहे हैं? एक कंडक्टर में फ्लो कर रहे हैं। कंडक्टर मतलब मेटलिक वायर हो सकता है। और जब वो कंडक्टर में फ्लो करते हैं, दे ऑलवेज मूव फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल। अब यहाँ पे ये टर्मिनल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। क्यों इंपॉर्टेंट है? एक छोटी सी एक्टिविटी देखते हैं। सबने टॉर्च देखा है? आजकल तो मोबाइल में होता है, पहले टॉर्च अलग से आता था, अगर आपने ऐसा देखा होगा पुराने जमाने में, राइट? ऐसा एक एल्यूमिनियम का होता था, फिर ये था, फिर यहाँ पे बल्ब था, एंड देन इट वुड ग्लो। ठीक है, तो आपने कभी टॉर्च में सेल डाले? यस मैम। हर डायरेक्शन में सेल डालने से लाइट मिलती है या कभी कभी गलत भी हो जाता है? कभी कभी गलत भी क्या गलत हो जाता है उसमें? मैम जो मैम पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव साइन। करेक्ट, पॉजिटिव नेगेटिव साइन गलत हो जाती है। देखो वहां पे ना यू हैव टू टेक केयर कि जैसे अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होना चाहिए, ये पॉजिटिव होना चाहिए, ये नेगेटिव होना चाहिए। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा टर्मिनल्स का। इट विल ऑलवेज फ्लो फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल।
अगर आपने सेल की पोलैरिटी सही नहीं रखी है तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। या स्विच को बंद कर दिया, वॉइस लाइट नहीं आ मिलना रही। बंद हो जाएगा। वॉइस नहीं आ रही है? अभी आ रही है? यस मैम, अब आ रही है। ओके, सो यहाँ पे स्विच का काम क्या है? तो स्विच कुछ ऐसा करता है कि जिससे अगर स्विच ऑन है तो लाइट है, स्विच नहीं है तो लाइट नहीं है। तो अब यहाँ पे आपको बताना जरूरी है अबाउट वन मोर वर्ड दैट इज नोन एज सर्किट। सो व्हाट इज सर्किट? सर्किट इज द पाथ थ्रू विच द इलेक्ट्रॉन फ्लोज। तो आप अभी हम इसको ठीक से भी समझेंगे, पर अभी ऐसा इमेजिन करो कि ये एक पाथ है, ठीक है? इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव कर रहा है, तो जब सर्किट क्लोज्ड है तभी इलेक्ट्रॉन मूव कर पा रहा है। अगर सर्किट ओपन है तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन टूट गया। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन टूट गया ओपन सर्किट में, तो क्या हुआ? तो कंप्लीट नहीं हुआ इलेक्ट्रॉन का पाथ, इलेक्ट्रॉन स्टॉप्स फ्लोइंग एंड द बल्ब डज नॉट ग्लो। तो आपको समझ में आया हमने कितनी चीजें सीखी? बैटरी, कंडक्टर, सर्किट, ओपन सर्किट, क्लोज सर्किट। इलेक्ट्रिसिटी कहाँ फ्लो करेगी? क्लोज्ड सर्किट में फ्लो करेगी और तभी बल्ब ग्लो करेगा। ओपन सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी विल नॉट फ्लो, द बल्ब विल नॉट ग्लो। और हम इसको कैसे कंट्रोल करेंगे? हम इसको कंट्रोल करेंगे स्विच से। स्विच ऑन है तो सर्किट क्लोज्ड है, स्विच ऑफ है सर्किट ओपन है। इतने में आ गया? यस मैम। नाउ लेट अस सी। तो जैसे मैंने बताया कि इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव टर्मिनल। बट यहाँ पे एक थोड़ा सा कंफ्यूजन है। जो भी हमने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ा पुराने जमाने से, लोगों को लगा कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिक करंट कहाँ से कहाँ फ्लो करता है। मैंने आपको बताया इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है नेगेटिव से पॉजिटिव। लेकिन पुराने जमाने से लोग ऐसा मानते आए हैं कि करंट फ्लो करता है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो हम अभी भी उसी चीज को कंटिन्यू कर रहे हैं, रेक्टिफाई कर रहे हैं, बता रहे हैं कि करंट नेगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो करता है, बट वी आर स्टिल कंटिन्यूइंग विद द सेम कन्वेंशनल डायरेक्शन कि इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो, इलेक्ट्रिसिटी विल फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो ये जो पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन है इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल मतलब जो पुराने जमाने से चला आ रहा है। तो कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन क्या है? पॉजिटिव टू नेगेटिव। एक्चुअल करंट का डायरेक्शन क्या है? नेगेटिव टू पॉजिटिव। मैम, ओके, पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट पास नहीं होगा ना? नहीं होता है वो, एक्चुअली तो नेगेटिव टू पॉजिटिव ही होता है, बट कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन बताते हैं कि पॉजिटिव टू नेगेटिव है। ओके, अब इलेक्ट्रिक करंट, इसको एक्सप्रेस कैसे करेंगे? कोई डेफिनेशन होनी चाहिए ना इलेक्ट्रिक करंट की। सो इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू अ कंडक्टर or the quantity of charge that is flowing through the conductor in unit time। ठीक से समझते हैं इसको। इलेक्ट्रिक करंट की जब बात कर रहे हैं तब क्या फ्लो हो रहा है? वी सेड इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग। व्हाट इज इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली? इलेक्ट्रॉन्स आर नथिंग बट चार्जेस, दे आर नेगेटिव चार्जेस। तो आप इलेक्ट्रिक करंट को एक्सप्रेस कैसे करेंगे? आप बोलेंगे कि कितना इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो हुआ है इन अ यूनिट टाइम। टाइम तो जरूरी है ना, क्योंकि you have to measure it everything with the respect of time. So how will you define electric current? You will say that electric current is the amount, kitna, the amount of charges that are flowing through a conductor in a unit time। अब इन सब के लिए हम सिंबल्स बना लेते हैं। जो चार्ज है उसके लिए हम एक सिंबल बना लेते हैं Q। जो इलेक्ट्रिक करंट है उसके लिए हम सिंबल बना लेते हैं I। और टाइम का सिंबल स्मॉल t।
तो अब इसको मैथमेटिकली एक्सप्रेस करते हैं, where I would write I is equal to Q upon T. I क्या है? इलेक्ट्रिक करंट, Q क्या है? चार्ज, और टाइम क्या है? T क्या है? टाइम। तो if a net charge Q follows through any cross section of conductor, क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर मतलब सपोज ये आपका मेटल वायर है, तो ये पर्टिकुलर जगह हमने पकड़ ली, यहाँ से कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं इन टाइम टी? टाइम टी में सपोज मेरा टाइम टी 1 सेकेंड है, तो मैं बोलूंगी 1 सेकेंड में ये पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर में से कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, उसको मैं बोलूंगी इलेक्ट्रिक करंट आई। ठीक है, सो आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, सेम थिंग इज रिटन हियर, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी विच इज नथिंग बट quantity of charge flowing through the conductor, cross section of a conductor in time t। अब अगर क्वांटिटी है तो उसका यूनिट भी होना चाहिए। तो देखो Q, Q क्या बताता है? चार्ज बताता है। तो चार्ज का यूनिट हम क्या लिखेंगे? कूलम्ब। इट्स द नेम ऑफ अ साइंटिस्ट, और उसका शॉर्ट फॉर्म कर देंगे C। टाइम हमेशा कैसे मेजर करते हैं? SI यूनिट में, सेकेंड में मेजर करते हैं। और इलेक्ट्रिक करंट को कैसे मेजर करेंगे? इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करेंगे एम्पियर में। अगेन इट इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट। तो अब फिर से देखते हैं, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, मैंने कहा इलेक्ट्रिक चार्ज किस में मेजर करेंगे? इलेक्ट्रिक चार्ज मेजर करेंगे कूलम्ब में। इलेक्ट्रिक चार्ज का सिंबल है Q, कूलम्ब का सिंबल है C। तो अगर मैं बोलूंगी 1 कूलम्ब, 1 कूलम्ब मतलब कितना? तो 1 कूलम्ब मतलब 6 इंटू 10 रेज टू 18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, क्योंकि हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर वेरी माइन्यूट, सी एटम्स देमसेल्व्स आर सो माइन्यूट, so obviously electrons are going to be very minute। so 1 कूलम्ब मतलब कितना? 1 कूलम्ब मतलब 6 इंटू 10 रेज टू 18 इलेक्ट्रॉन्स। जब 6 इंटू 10 रेज टू 18 इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज हम इकट्ठा करते हैं तो हम उसको बोलते हैं 1 कूलम्ब। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने पढ़ा होगा 1 डजन, एक दर्जन बनाना मतलब कितने बनाना? 12। 12। वैसे ही 1 कूलम्ब चार्ज मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज इकट्ठा करोगे तो 1 कूलम्ब होगा? 6 इंटू 10 रेज टू 18। इतना समझ में आया आपको? यस मैम। ओके, अब हम एक इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? यहाँ तो हमने बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स ले लिए कूलम्ब में, 6 इंटू 10 रेज टू 18। बट अगर मैं 1 इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है? 1.6 इंटू 10 रेज टू माइनस 19 कूलम्ब। देखो ये बहुत 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 माइन्यूट वैल्यू है, ये -19 देख रहे हैं आप? -19 मतलब इट्स अ वेरी वेरी वीक चार्ज, इतना वीक चार्ज कि जो शायद आप मॉनिटर भी ना कर पाए। इसीलिए हमने एक इलेक्ट्रॉन नहीं लिया, हमने कितने इलेक्ट्रॉन्स लिए 1 कूलम्ब में? आप बताइए, 1 कूलम्ब मतलब कितने 6 into इलेक्ट्रॉन्स का 16। चार्ज? 18 वेरी गुड, electron। इट इज 6 इंटू 10 रेज टू 18 इलेक्ट्रॉन्स। इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज जब हमने इकट्ठा किया तो वो 1 कूलम्ब हुआ। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है? 1.6 into 10 raised to 1.6 minus 19। minus 19। ओके, तो प्लीज ये सारी चीजें आप याद रखना। नाउ हैविंग दिस नॉलेज, मैं डिफाइन कर सकती हूँ कि 1 एम्पियर मतलब कितना। तो 1 एम्पियर मतलब जब 1 कूलम्ब चार्ज flows from the cross section of a conductor in 1 second। जब 1 कूलम्ब चार्ज 1 सेकेंड में फ्लो कर जाएगा तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट कितना है? 1 एम्पियर है। समझ में आई आपको ये बात? यस। 1 एम्पियर करंट मतलब कितना? 1 एम्पियर करंट मतलब जब 1 कूलम्ब चार्ज 1 सेकेंड में एक पर्टिकुलर जगह से फ्लो कर जाएगा तो उसको हम बोलेंगे 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, ओके।
अब आपने लेंथ के बारे में पढ़ा है, लेंथ को हम जैसे मीटर में मेजर करते हैं, है ना? लेकिन जब Yes. बड़ी लेंथ मेजर करनी है तब क्या करते हैं? अहमदाबाद से बड़ौदा का डिस्टेंस मेजर करना है तो हम किलोमीटर। मीटर यूज करेंगे? नहीं, हम किलोमीटर यूज करेंगे। और जब आपको ये फाइंड करना है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक वायर है, आपको वायर का डायामीटर फाइंड करना है, तो आप मीटर यूज करेंगे या कुछ और यूज करेंगे? मीटर। मिलीमीटर यूज करेंगे, है ना? So although मेरा SI unit is meter, I have got a bigger unit for larger distances. I have got a smaller unit for very minute distances. इसी तरह से एम्पियर में भी होता है। तो एम्पियर की डेफिनेशन तो हमने देख ली। व्हाट इज 1 एम्पियर? जब 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में फ्लो करेगा तो उसको बोलेंगे 1 एम्पियर। अब हम ये भी बता सकते हैं कि मिली एम्पियर क्या है। तो मिली एम्पियर होगा हमेशा, मिली मतलब 10⁻³ मतलब 1 एम्पियर को अगर मैंने 1000 से डिवाइड कर दिया तो वो बन जाएगा 1 मिली एम्पियर। समझ में आया आपको? तो 1 मिली एम्पियर इज हाउ मेनी एम्पियर? 10⁻³ 10⁻³ मतलब क्या किया मैंने उसको? मैंने उसको 1000 से डिवाइड कर दिया। समझ आई बात आपको? Yes, ma'am. Yeah. और कम चार्ज अगर हुआ तो, बहुत ही कम हुआ तो फिर मैं मिली एम्पियर से भी मेरा काम नहीं चलेगा, मुझे माइक्रो एम्पियर में इसको मेजर करना पड़ेगा। तो माइक्रो एम्पियर में जब मुझे चार्ज मेजर करना है तो मैं क्या करूंगी? मैं उसको डिवाइड करूंगी बाय 1 lakh। okay, not 1 lakh, sorry, 10⁻⁻⁶। so I will divide it by 10 lakhs। तो 1 माइक्रो एम्पियर मतलब कितने एम्पियर? 1 माइक्रो एम्पियर मतलब 10⁻⁻⁶ एम्पियर। और इसको कैसे लिखेंगे? मिली एम्पियर के साइन के लिए जस्ट अ स्मॉल m, ये हो गया मिली एम्पियर। और माइक्रो एम्पियर कैसे लिखेंगे? माइक्रो एम्पियर ऐसे लिखेंगे। तो 1 माइक्रो एम्पियर is 10⁻⁻⁶ एम्पियर। These are the conversions। हम इसका बड़ा यूनिट नहीं देखेंगे क्योंकि जनरली उतने ज्यादा चार्जेस फ्लो ही नहीं करते हैं, चार्जेस का डायमेंशन ही इतना है। तो वी हैव एम्पियर, मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर। इतना क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अच्छा, अब ये Yes, जो ma'am. भी है इसको मैं मेजर कैसे करूंगी कि कितने एम्पियर है? मेरे पास कोई तरीका होना चाहिए ना मेजर करने का। जैसे जब आपको लेंथ मेजर करना है, आपके पास मेजर टेप है, आपके पास स्केल है, वैसे ही इसको कैसे मेजर करेंगे? तो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट है उसको बोलते हैं एमीटर। क्या बोलेंगे उस इंस्ट्रूमेंट को? एमीटर बोलेंगे। और मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिक करंट कहाँ फ्लो करता है? इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है सर्किट में। तो लेट अस सी व्हाट इज सर्किट। आई हैव इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू टर्म सर्किट। अब सर्किट के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। कौन से कंपोनेंट्स? देखो यहाँ पे एक बैटरी है, यहाँ पे एक बल्ब है, और मैंने क्या किया? इसको ज्वाइन कर दिया है विद द हेल्प ऑफ अ कंडक्टिंग वायर। और मैंने कैसे ज्वाइन किया है? ये है एक टर्मिनल, लेट अस से पॉजिटिव टर्मिनल, ये है नेगेटिव टर्मिनल। तो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन फ्लो करते 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 जा रहे हैं पॉजिटिव टर्मिनल पे, और जब ये कंटिन्यूअसली फ्लो करेंगे तब लैंप ग्लो करेगा। तो इसको हम बोलेंगे सर्किट। अब ये सर्किट को हम एक सिंपल डायग्राम से दिखाएंगे जिसको हम बोलते हैं स्कीमेटिक डायग्राम। तो यहाँ पे देखो ये बैटरी है। अब ये भी बात ध्यान रखना कि अगर एक पर्टिकुलर चीज है, जैसे हम सेल बताते हैं तो सेल कैसे बताते हैं? ऐसे बताते हैं, एक बड़ी लाइन एक छोटी लाइन। बड़ी लाइन इज हमेशा प्लस और छोटी लाइन इज हमेशा माइनस। तो अगर मैंने ये एक ही बताया है तो दिस इज सेल, ठीक है। लेकिन कभी भी हम सिर्फ एक ही सेल या एक ही बैटरी नहीं लगाते हैं, हम बहुत सारी लगाते हैं। तो ये मैंने 2 कर दिए, ये 3, ये 4, पर आप इसकी पोलैरिटी ध्यान रखना।
हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो सेम थिंग कैन बी शोन हियर इन अ सर्किट। क्या क्या दिख रहा है मुझे मेरे सर्किट में? यहाँ पे मुझे 2 बैटरीज दिख रही है। फिर ये जो सॉलिड लाइन है वो इलेक्ट्रिक वायर है, कंडक्टिंग वायर है। और यहाँ पे एक रेजिस्टर है। रेजिस्टर मतलब अभी आप ऐसा इमेजिन करो कि यहाँ पे बल्ब है। मैं ये ड्रॉ करके भी आपको दिखा देती हूँ बिकॉज यहाँ का डायग्राम थोड़ा सा डिफरेंट है। सो लेट मी ड्रॉ समथिंग विच इज सेम एज व्हाट यू हैव इन योर टेक्स्ट बुक। सो लेट अस ड्रॉ अ सर्किट। कैसे बनाएंगे सर्किट? ये मैं बना रही हूँ इलेक्ट्रिक वायर। ठीक है, मैंने एक कंडक्टिंग वायर बनाया। अब यहाँ पे मुझे क्या लगाना है? बैटरी लगानी है। सो ये है मेरी बैटरी। ठीक है, और क्या करना है मुझे? यहाँ पे एक की लगानी है। आई एम यूजिंग अ डिफरेंट कलर सो दैट इट इज विजिबल। ये हो गई मेरी की। ओके, सो ये हो गई मेरी की। ये की है। ओके, और मुझे यहाँ पे क्या लगाना है? मुझे यहाँ पे एम्पियर एमीटर लगाना है सो दैट आई कैन मेजर द करंट। एमीटर लगा देते हैं। सो ये हो गया मेरा एमीटर। इसकी भी पॉजिटिव नेगेटिव पोलैरिटी होती है जिसका ध्यान रखना है। आप जब वायर ज्वाइन करेंगे उसमें तो पोलैरिटी का ध्यान रखना है आपको। बल्ब का सिंबल हमेशा ऐसा होता है। तो ये मेरा इलेक्ट्रिक करंट है। ये मैंने क्या बना दिया? ये मैंने सर्किट बना दिया। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट चीज है डायरेक्शन। आप मुझे बताइए इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से कहाँ फ्लो करते हैं? नेगेटिव पॉजिटिव। टू पॉजिटिव। बट हम लोग हमेशा से कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन दिखाएंगे, एक्चुअल डायरेक्शन नहीं दिखाएंगे। तो कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन क्या है? पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो ये जाएगा पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये मैंने क्या बनाया? दिस इज अ स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ अ वेरी सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट। और ये सर्किट में सारी चीजें सीरीज में कनेक्टेड हैं। सीरीज मतलब एक ही पाथ है फ्लो करने के लिए। देखिए, देयर इज ओनली वन पाथ फॉर द फ्लो ऑफ करंट, और वो पाथ कैसा है? ऐसा है, कोई और पाथ नहीं है यहाँ पे। तो इसको हम बोलेंगे सीरीज कनेक्शन। ऐसा एक पैरेलल कनेक्शन भी होता है जिसको बाद में पढ़ेंगे, बट दिस इज सीरीज कनेक्शन एंड दिस इज अ वेरी सिंपल सर्किट। समझ में आया आप लोगों को? यस मैम। एक छोटा सा Yes, ma'am. न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं बेस्ड ऑन दिस। सपोज इट्स अ वेरी सिंपल वन। सपोज आपको एक करंट दिया गया है। लेट अस से यू हैव बीन गिवन दैट द वैल्यू ऑफ करंट इज 0.5 एम्पियर। तो आई कितना हो गया मेरा? 0.5 एम्पियर। A current of 0.5 ampere is drawn by filament of electric bulb for 10 minutes. तो टाइम कितना दिया है यहाँ पे? 10 minutes. I am solving numerical 12.1 of textbook on page number 210. 12.1 एग्जाम्पल है ये on page number 200 of NCERT textbook. फिर से क्वेश्चन पढ़ रही हूँ। A current of 0.5 ampere is drawn by filament of electric bulb for 10 minutes. You have to find the amount of electric charge that flows through the current. क्या फाइंड करना है आपको? इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज को कैसे दिखाते हैं? Q से दिखाते हैं। तो कैसे फाइंड करेंगे? फॉर्मूला क्या लगाएंगे हम लोग? I is equal to Q by T. क्यूब अपॉन टी। यस, तो Q क्या हो जाएगा? I into T। बट एक दिक्कत है यहाँ पे, टाइम किस में होना चाहिए? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ सेकेंड्स। टाइम? seconds. यस, टाइम होना चाहिए सेकेंड्स में। तो पहले टाइम को कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 minute इज 60 seconds। तो ये हो जाएगा 600 seconds। कमिंग बैक टू चार्ज, तो ये होगा 0.5 इंटू 600। सिंप्लीफाई कर देंगे इसको, तो दैट कम्स टू
आंसर क्या आया आपका? 300. 300. 300. 300. 0.5 is 300 seconds. Okay. So your not 300 seconds, 300 coulomb. So यहाँ पे Q कितना मिला आपको? 300 coulomb. Unit is important. तो अगर करंट की वैल्यू 0.5 है, अगर हमको 0.5 करंट चाहिए जो 10 मिनट्स तक फ्लो करे, तो कितने चार्जेस फ्लो करने चाहिए? 300 coulomb चार्जेस फ्लो करने चाहिए. Please stop the recording. Topic we are going to study is electric potential and okay, please start the recording. So next topic जो हम पढ़ने वाले हैं वो है electric potential and potential difference. What is the next topic? Electric potential and potential difference. हमने ये तो बोल दिया कि इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करता है, पर इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो कब करेगा? चलिए, इलेक्ट्रिक चार्ज तो आपको दिखता नहीं है, तो हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं वाटर का. जब मैं बोल रही हूँ कि वाटर इज फ्लोइंग, मुझे बताइए वाटर कब फ्लो करेगा? कभी भी फ्लो करेगा या उसकी एक रिक्वायरमेंट है फ्लो करने की? मैम कोई रिक्वायरमेंट हाइट का डिफरेंस होना चाहिए, है ना? अगर सपोज एक वाटर यहाँ है और एक यहाँ है, तो वो यहाँ से यहाँ फ्लो करेगा, ठीक है? So there should be a difference in height. In order for the water to flow efficiently, उसका लेवल अलग होना चाहिए, हाइट अलग होनी चाहिए, तभी तो वाटर फ्लो करेगा एक जगह से दूसरी जगह. इसी तरह से चार्जेस अपने आप फ्लो नहीं करेंगे, उनको फ्लो करने के लिए कुछ सिचुएशन चाहिए. जैसे कि कॉपर वायर है, तो कॉपर वायर में से इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो कर रहा है, पर कब फ्लो करेगा? जैसे यहाँ पे रिक्वायरमेंट किसने फुलफिल की? ग्रेविटी ने फुलफिल की कि भाई अगर ऊपर के टैंक में पानी है तो ऊपर से नीचे गिरेगा. अगर मैंने नीचे के टैंक में पानी रखा है, तो मैंने यहाँ पानी रखा है और मैं चाह रही हूँ कि ये पानी नीचे से ऊपर फ्लो करे, करेगा क्या? No. नहीं करेगा. ग्रेविटी विल पुल इट बैक. ओके. इसी तरह से व्हेन आई से कि ओके ये एक कॉपर का वायर है और मैं चाहती हूँ कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ फ्लो करे, तो फ्लो कैसे फ्लो करेगी? ये बात तो क्लियर है. डिफरेंस इन हाइट, डिफरेंस इन पोटेंशियल, वॉट एवर इट इज. ओके. तो व्हाट इज दिस पोटेंशियल डिफरेंस? देखो, पोटेंशियल का मतलब होता है पावर. अभी आप लेमेन्स लैंग्वेज में इतना समझ लो कि यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं. समझो मैं ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, इनको रेड कलर से दिखा रही हूँ. यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं और यहाँ पे कम इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो क्या होगा? तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे यहाँ से यहाँ, ठीक है? तो मैं बोल रही हूँ यहाँ पे हायर पोटेंशियल है, हायर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, और यहाँ पे लोअर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है. क्या हायर है यहाँ पे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ पे हायर है और यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लोअर है. सो दैट इज व्हाई इट इज मूविंग फ्रॉम हायर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टू लोअर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हायर क्यों है, यहाँ पे लोअर क्यों है? उसके लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है? उसके लिए केमिकल रिएक्शन इंपॉर्टेंट है. तो बैटरी या तो सेल के अंदर कुछ केमिकल रिएक्शन हो रहा है और वो केमिकल रिएक्शंस की वजह से यहाँ पे हायर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल मेंटेन हो रहा है. और जब तक ये पोटेंशियल डिफरेंस है तब तक इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा. एक बार केमिकल रिएक्शन होना बंद हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन नहीं हुआ, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज भी रुक जाएगा. सेल हमेशा चलते हैं,
अगर आप सेल डालते हो टॉर्च में, लाइफ टाइम चलते हैं क्या? नो मैम। नहीं चलते हैं ना, तो No, सेल ma'am. खराब हो जाते हैं आफ्टर सर्टेन टाइम। अगर आपने उसको काफी टाइम यूज कर दिया, वो खराब हो जाते हैं और फिर वो लाइट नहीं होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो रही है, देयर इज नो इलेक्ट्रिक करंट। तो क्या हुआ वहां पे? केमिकल रिएक्शन बंद हो गया और ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है ये मेंटेन नहीं हुआ। तो आपने दो नए वर्ड सीखे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, प्लीज एक्सक्यूज मी, एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? अब हम इसको डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। So let us see what the slide has to say. अच्छा, उसके पहले थोड़े से सिंबल्स हैं। लेट मी सी, ये सिंबल्स आपको अभी पढ़ाने हैं क्या? नहीं, अभी नहीं पढ़ाने, हम बाद में पढ़ेंगे ये सिंबल्स। ओके, so I will define it here only. So what are we doing now? We are defining electric potential difference. Electric potential difference को कैसे define करेंगे? So electric potential difference is the potential difference between two points. ठीक है, मैं दो पॉइंट्स इमेजिन कर लेती हूँ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज द डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। हम किसकी बात कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट की बात कर रहे हैं। तो जहां पे इलेक्ट्रिक सर्किट है वहां पे दो पॉइंट इमेजिन करो जहां से मुझे नेगेटिव चार्ज है, मुझे यहाँ से यहाँ ले जाना है। तो उसको यहाँ से यहाँ ले जाने के लिए आई विल हैव टू डू सम वर्क, है ना? 9th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा है फोर्स, मोशन। तो सपोज यहाँ पे लेट अस से यहाँ पे एक डस्टर पड़ा हुआ है, ये डस्टर को मुझे यहाँ से यहाँ लाना है, अपने आप आ जाएगा या मुझे कुछ काम करना पड़ेगा उसके लिए? मैम आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। मुझे फोर्स लगाना पड़ेगा, तो ही इसका डिस्प्लेसमेंट होगा फ्रॉम पोजीशन ए टू पोजीशन बी। Sorry, potential difference. So let us understand this. पोटेंशियल डिफरेंसेस, अब मैं इसको मैथमेटिकली डिफाइन करती हूँ। आपको कंसेप्ट समझा रही थी अभी, अब मैं इसको मैथमेटिकली डिफाइन कर देती हूँ। V इज इक्वल टू W बाई क्यू। V क्या है? V इज द पोटेंशियल डिफरेंस। व्हाट इज V? V इज पोटेंशियल difference. And what is Q? Q is charge. And what is W? W is work done. तो मैथमेटिकली अब मैं इसको डिफाइन कर देती हूँ। पोटेंशियल डिफरेंस इज द वर्क डन टू मूव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। बट हाउ मच ऑफ चार्ज? हाउ मच फिजिकल क्वांटिटी है ना, तो ये पूछना जरूरी है। तो सिंप्लिसिटी के लिए हम बोल देते हैं 1 यूनिट ऑफ चार्ज। कितना चार्ज? 1 यूनिट। तो 1 यूनिट ऑफ चार्ज को मूव करने के लिए कितना वर्क डन रिक्वायर्ड है? दैट इज नोन एज 1 वोल्ट। तो SI यूनिट ऑफ वोल्ट, SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट। ठीक है, आपको ये समझ में आया? V इज इक्वल टू W बाई क्यू। यस मैम। अच्छा, ये समझ में आया तो पुराना वाला भूल तो नहीं गए? हमने दो फॉर्मूलाज पढ़े हैं आज। V इज इक्वल टू W, जस्ट अ मिनट, V इज इक्वल टू W बाई क्यू, और इसके पहले क्या पढ़ा था बताइए? SI unit of Q I- coulomb. I is equal to Q upon T. Equal to Q upon T. ठीक है, बस दो सिंपल फॉर्मूला आप ये चैप्टर में याद रखेंगे। V इज इक्वल टू W बाई क्यू एंड I इज इक्वल टू Q बाई T। फटाफट से सारी क्वांटिटीज के नाम बता दो। व्हाट इज V? पोटेंशियल डिफरेंस। डिफरेंस। व्हाट इज W?
Work done. Work done. I, what is I? Electricity. I is electric current and T is time. Time. ओके ओके, आप म्यूट कर सकते हैं अपने आप को इफ इट इज क्रिएटिंग डिस्टर्बेंस। तो V को हम बोल सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज मेजर्ड इन वोल्ट। जैसे मैंने बताया ना कि Q कूलम में मेजर करेंगे, वैसे हम पोटेंशियल डिफरेंस किस में मेजर करेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट में मेजर करेंगे, जिसका सिंबल होगा कैपिटल V। अगेन द नेम ऑफ अ साइंटिस्ट एलेजेंड्रो वोल्टा। कितने साइंटिस्ट को जाना आज हमने? कूलम, यस 3, कूलम, एम्पियर एंड वोल्टा। ओके, तो व्हेन आई से दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को हम वोल्ट में मेजर करते हैं, तो आई शुड बी टेलिंग यू 1 वोल्ट मतलब कितना। अगर मैं आपको लेंथ पढ़ा रही हूँ तो आप मुझे पूछोगे ना कि 1 मीटर मतलब कितना होता है। तो लेट अस अंडरस्टैंड कि 1 वोल्ट मतलब कितना। तो 1 वोल्ट मतलब 1 volt is equal to 1 joule upon 1 coulomb. What is 1 volt? 1 volt is 1 joule upon 1 coulomb. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, वापस से इमेजिन करो हमारे 2 पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो अगर ये इलेक्ट्रिक चार्ज को, पर ये कितना इलेक्ट्रिक चार्ज है? 1 कूलम। तो अगर 1 कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए मुझे 1 जूल ऑफ वर्क करना पड़ा, तो मैं बोलूंगी कि इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस इज 1 वोल्ट। फिर से एक्सप्लेन करती हूँ। समझो हमारे पास 2 पॉइंट हैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड में, और वो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक 1 कूलम चार्ज ले जा रही हूं मैं, और वो 1 कूलम चार्ज ले जाने के लिए मुझे काम कितना करना पड़ा? मुझे काम करना पड़ा 1 जूल। तो मैं बोलूंगी दैट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स इज नोन एज 1 वोल्ट। समझ में आया आपको? Yes. ओके, नाउ जैसे मैंने बताया इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट था? एमीटर था। उसी तरह से पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए भी कुछ होना चाहिए। तो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए क्या है हमारे पास? विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग पोटेंशियल डिफरेंस? इट इज नोन एज वोल्ट मीटर। क्या यूज करेंगे हम? वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर क्या मेजर करेगा? पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा इन कैपिटल V। इलेक्ट्रिक करंट कौन मेजर करेगा? इलेक्ट्रिक करंट मेजर करेगा एमीटर। तो एमीटर क्या मेजर करेगा? इलेक्ट्रिक करंट, और किस में मेजर करेगा? एम्पियर में। इतना समझ में आया? Yes. चलो एक बहुत ही सिंपल सा न्यूमेरिकल कर लेंगे। लेट अस सॉल्व अ वेरी सिंपल न्यूमेरिकल। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, पेज नंबर 202, एग्जाम्पल 12.2। क्वेश्चन रीड कर रही हूँ। हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम across 2 points having a potential difference 12 volt। फिर से हाउ मच वर्क इज डन, ढूंढना क्या है आपको? वर्क डन ढूंढना है। तो मतलब क्या ढूंढना है आपको? W। व्हाट इज गिवन? चार्ज जो मूव कर रहा है वो 2 कूलम है, तो Q इज इक्वल टू 2 कूलम। और क्या दिया हुआ है? पोटेंशियल डिफरेंस भी दिया हुआ है। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 2 वोल्ट। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे बताइए? एक ही सिंपल सा फॉर्मूला है, कौन सा? V is equal to W upon Q. वेरी गुड, V इज इक्वल टू W अपॉन Q। सो देयरफॉर W इज इक्वल टू V इंटू Q।
तो दैट इज इक्वल टू, फिर से देख लेते हैं, V कितना था हमारा, मैम 2 वोल्ट था, करेक्ट। सो हमारा V कितना था, हमारा V था 12 और चार्ज कितना था, चार्ज था 2 कूलम। 2 तो हमारा आंसर क्या आया, 24। 24 अब ये हमने वर्क डन फाइंड किया है ना, तो वर्क डन का यूनिट क्या होगा, यूनिट होगा Joule. जूल। So therefore, work done is equal to 24 joule. Okay, very simple numericals are there in this chapter. Okay, please stop the recording.